क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते ही हमने आइडिया लगाना है कि ये किस टॉपिक से है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट बताई जा रही है फ्रॉम हॉरिजेंटल ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ u मीटर पर सेकेंड। तो आप एक हॉरिजेंटल ग्राउंड हम लेवल कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ से इस बॉल को हमने ऊपर की तरफ जो है ना बेटा जी वर्टिकली अपवर्ड जो है ना ये ऐसे फेंक दिया। ये बॉल ऐसे जाएगी और फिर ये वापस आ रही है ग्राउंड की तरफ। तो कल वाला सिनेरियो है बेटा जिसमें आपको ये जिस वेलोसिटी से बॉल को फेंका गया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन u मीटर पर सेकेंड है। तो ये इस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ बॉल जा रहा है। बॉल इज़ वर्टिकली प्रोजेक्टेड अपवर्ड। दिस बॉल इज़ पार्टिकल इज़ वर्टिकली प्रोजेक्टेड अपवर्ड। तो आपको और क्या गिवन है इंफॉर्मेशन। द पार्टिकल हैज़ हाइट s मीटर। इसकी जो हाइट है इस पार्टिकल की वो s मीटर है। जो जो आपके पास नोट्स हैं बेटा उन्हीं से मैंने मूवमेंट लेनी है। अब यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो बेटा जी उसने बोल दी है कि ये सारी हाइट जो है ना ये s मीटर है। ये टोटल हाइट ग्राउंड से s है। s मीटर अबव द ग्राउंड एट टाइम्स 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन। 3 और 4 सेकेंड्स का जो है ना उसने बता दिया। लेट्स सी अर्थ से यहाँ तक आने में अगर इसको 3 सेकेंड लग जाते हैं और फिर यहाँ तक इधर से वापस ये ऐसे ऊपर जा रहा था और ये बॉल ऐसे आया, तो यहाँ पर जो है ना बेटा जी 4 सेकेंड अगर उसको लगते हैं आफ्टर प्रोजेक्शन, तो इट मीन कि यहाँ पर 0.5 सेकेंड लगेगा टाइम, तो इधर भी 0.5 सेकेंड लगेगा। मतलब अगर यहाँ तक 3 सेकेंड था तो 3.5 यहाँ पीक तक आने में और 0.5 ये बॉल यहाँ तक जो है ना ये 4 सेकेंड तक आ जाएगा। तो 4 और 3 में जो टाइम का डिफरेंस है ये s मीटर आपका यहाँ पर है। यूँ आपने समझना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका s मीटर है। यहाँ तक ये हाइट है। इधर 3 सेकेंड बताया गया, ऊपर वाला जो डिस्टेंस है वो 1 सेकेंड पर है। तो आप लिख सकते हो कि टाइम इस पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट किया गया, टाइम स्पेंट अबव s मीटर, आप बता दो टाइम स्पेंट अबव s मीटर that is 4 second minus 3 second, it will give me 1 second। तो आपको मैंने बताया है कि अपवर्ड टाइम और डाउनवर्ड टाइम जो है ना सेम होते हैं। तो ये 1 सेकेंड है, तो यहाँ से यहाँ तक जो पीक में 0.5 सेकेंड अगर लगा तो उतना ही टाइम इसको नीचे आने में बेटा जी लग जाएगा। याद रखें ये जो ट्रेजेक्ट्री होती है ना ये सिमेट्रिकल होती है। ये जो ट्रेजेक्ट्री बनती है ना जब भी कोई बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, और ये जो ट्रेजेक्ट्री होती है दिस ट्रेजेक्ट्री ये उसका टर्निंग पॉइंट होता है। जस्ट लाइक योर डाउनवर्ड पैराबोला या मैथ्स में जैसे अपवर्ड पैराबोला होता है। तो जो आपका टाइम होता है अगर ये सिमेट्रिक है तो याद रखो ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगेगा बॉल को नीचे आने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा। t1 is always equal to t2 if this is a symmetrical trajectory। ये जो रास्ता है इसे ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, और ये ट्रेजेक्ट्री टर्निंग पॉइंट पे सिमेट्रिक होती है। इफ़ इट इज़ सिमेट्रिक तो t1 और t2 बेटा इक्वल हो जाएंगे आपके, ये बात भी याद रखनी है। तो आपका जो है ना 0.5 सेकेंड्स हमारा टाइम हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना आपने क्या करनी है, यहाँ से देखें आपके पास इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर जाकर बॉल तो ज़ीरो हो जाएगी। कल वाली बात, जब भी कोई बॉल ऊपर की तरफ मूव करेगी तो इस मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो है ना u से v, तो अपना जर्नी बना लो a से b। अगर आप इस पॉइंट को a बोल दो, इस पॉइंट को b बोल दो बेटा, तो a से b तक इफ़ आई कंसीडर माई जर्नी फ्रॉम a टू b, तो ये एक्चुअली u2, ये मेरे पास जर्नी है u20। कल वाली एग्जांपल में u की जगह पे 20 था, यहाँ पे u है, तो आपने u टू 20, जब आप u से 20 लगाओ तो इस स्वैट इक्वेशंस लगा दें बेटा, v इक्वल्स u प्लस 80। अब यहाँ तक मैक्सिमम पॉइंट b तक हमने पहुँचना है। v तो ज़ीरो होगी हमेशा, u का हमें पता कोई नहीं। ऊपर जाते वक्त a की वैल्यू बेटा 10 होती है,
टाइम कितना होगा इस पॉइंट तक 3 सेकेंड, ऊपर 0.5 सेकेंड, तो टोटल टाइम होगा 3.5 सेकेंड। तो यहाँ से 10 इंटू 3.5 करो तो ये 35 आपके पास आ जाएगा बेटा जी। तो u इज़ इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड। तो उसने हमसे यही तो पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड द वैल्यू ऑफ s। तो आपने s की डेफिनेशंस भी बतानी है कि डिस्टेंस s कितना है। तो u तो मैंने निकाल दी, दैट इज़ 35 मीटर पर सेकेंड, जस्ट फर्स्ट इक्वेशन से लगाई। और जब भी आपने डिस्टेंस की बात होएगी तो डिस्टेंस इज सेकेंड इक्वेशन से, आपने टाइम भी इन्वॉल्व हो तो सेकेंड इक्वेशन हमेशा लगाया करो, यू टी प्लस जो है ना बेटा जी हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू बेटा 35 हमने निकाल लिया। टाइम ऊपर जाते वक्त हमारे पास जो है ना 3 है, एस तक 3 है। देखें यहाँ पर एस की बाउंड्री है, यहाँ तक आपके पास 3 है, और प्लस प्लस जो है ना आपका माइनस हो जाएगा। ऊपर जाते वक्त जी की वैल्यू बेटा जी आपके पास माइनस में होती है। आपने जस्ट अपने नोट्स अपने सामने रखने हैं बेटा। उन्हीं नोट्स में से मैं ये पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सारे पेपर्स इसी रूल पे ही आपको सिखाऊंगा। तो ए की वैल्यू -10 होती है, तो यहाँ पर माइनस लगा दो तो ये 1/2 हो जाएगा। इंटू जी की वैल्यू ऊपर जाते वक्त 10, और टाइम आपके पास 3 है, तो बेटा 3 का स्क्वायर कर दो। तो 35 इंटू 3 अगर करेंगे तो बेटा जी ये 105 आ जाएगा। 2 1 2, ये 5 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45 हो जाएगा। तो 105 में से 45 माइनस कर दें तो 60 मीटर की हाइट पर जो है ना ये वाला बॉल मौजूद है। तो हमने डिस्टेंस भी बेटा जी निकाल दिया। ये जो कल वाला सिनेरियो था कि जब भी कोई बॉल वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाएगा तो आपने ए टू बी u2 0 देखना था। अभी क्योंकि उसने ये वाली वेलोसिटी तो पूछी नहीं है, अगर वो ये वाली वेलोसिटी पूछता तो आपने सेकंड सिनेरियो u2v तक का वाला अंडरस्टैंड करना था। जो कल वाली दो बातें बताई बेटा उसी पे उसने सोवैट इक्वेशंस का क्वेश्चन आपको बना दिया। एंड दैट्स आप यू आर डन। फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड द वैल्यू ऑफ s। तो u आपका 35 है और आपके पास जो बेटा s की वैल्यू है दैट इज 60 मीटर। तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये अ मशीन फॉर अ ड्राइविंग नेल इनटू अ ब्लॉक ऑफ वुड, ये इसके ऊपर मशीन है। आपने इसको अंदर की तरफ जो है ना ये प्रेशर के हैमर्ड head to drop vertically onto the top of a nail. The mass of a hammer head is 1.2 kg. इसका mass 1.2 kg है, and the mass of the nail is 0.004 kg. द हैमर हेड हिट्स द नेल विथ स्पीड v मीटर के साथ ये इसको हिट करेगा। यहाँ पर ये इधर इसने हिट करना है। एंड रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद आफ्टर द इम्पैक्ट। द कंबाइंड हैमर हेड एंड नेल मूव इमीडिएटली। द कंबाइंड तो इसका मतलब है मोमेंटम है। याद रखो मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम का फार्मूला होता है मैस इंटू वेलोसिटी। पहला फार्मूला फॉर द मोमेंटम, सिंपल मोमेंटम आपने ऑब्टेन करना है। जब कंबाइंड रखा तो मोमेंटम का फार्मूला लगेगा। कंबाइंड हो गया तो समझ लो आपका कुलैस हो गया है, स्टिक टुगेदर। कंबाइन लिखा हो दैट मीन्स स्टिक टुगेदर, वो दोनों बॉडी स्टिक टुगेदर हो गए। स्टिक टुगेदर का वर्ड लिखा जाएगा या फिर कुलैस का वर्ड लिखा जाता है। ये तीन वर्ड्स हैं। कुलैस, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कुलैस का मतलब क्या होता है। कुलैस मीन स्टिक टुगेदर। कंबाइंड का मतलब भी ये अटैच हो गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये तो मोमेंटम है। तो मोमेंटम का सिंपल फार्मूला P = mv होता है। मोमेंटम का जो लॉ होता है, लॉ कहता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। उसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है बेटा जी वो होता है m1u1 प्लस जो है ना आपके पास m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। दो बॉडीज़ हों, ये m1 है, उसकी स्पीड u1 है बेटा, दिस इज़ मैस 1। कोई दूसरा मैस है, उसका मैस जो है ना m2 है, उसकी स्पीड u2 है। और वही मैस जब कोलिजन हो जाएगा तो मैस तो m1 रहेगा लेकिन उसकी स्पीड v1 हो जाएगी। और जो दूसरा मैस होगा वो आपके पास बेटा जी मैस m2 होगा, उसकी स्पीड v2 होगी। जब भी मोमेंटम आएगा, फार्मूला नंबर 1, मोमेंटम इक्वल्स मैस इनटू वेलोसिटी। फार्मूला नंबर 2, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स m1v1 प्लस m2v2।
फार्मूला नंबर 3, जब कोलैस हो जाएं तो पहला हिस्सा एज इट इज़ m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स m1 प्लस m2 इंटू वी। ये जो थर्ड फार्मूला है मोमेंटम का, ये कोलैस को शो करता है। तो मोमेंटम के चैप्टर में सिर्फ यही 3 फार्मूलाज हैं। अगर सिंपल मोमेंटम पूछे तो उसकी मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो। अगर लॉ पूछे मोमेंटम का, अगर कोलैस नहीं है तो m1u1 प्लस m2u2, लेकिन शर्त है कि इनको एक ही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर m1 राइट पे जा रहा है तो m2 भी राइट पे जाएगा। अगर अपोजिट हुआ तो प्लस की जगह माइनस लगाना है आपने। तो ये पूरा चैप्टर मोमेंटम का यहाँ पर क्लियर होना चाहिए आपका। तो यहाँ पर आप लिखोगे मोमेंटम है तो यहाँ पर आप फार्मूला लिखो लॉ का। आपको लिखना पड़ेगा कि मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जब भी दो बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगे, ये देखें ना, एक नेल के ऊपर जो है ना, ये हैमर हेड इसके ऊपर कोलाइड करेगा और ये हैमर हेड नीचे इस वुडन ब्लॉक में अंदर इंसर्ट कर जाएगा। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इसका मैस 1.2 kg है हैमर हेड का। तो m1u1, तो फार्मूला देखें, मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। m1u1 प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं अलीना? देखो m1, ये हैमर हेड नीचे, तो ये नेल भी नीचे ही जाएगा। डायरेक्शन सेम रहेगी तो आप लोगों ने प्लस करना है। अगर कभी डायरेक्शन डिफरेंट हो गई तो फिर माइनस करना है आपको। ये एग्जामिनर नहीं बताएगा, आपने खुद सोचना है। अगर आप एक बॉडी जो दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाएगा, इफ़ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, प्लस लगाओ। अगर आपकी गाड़ी ऐसे जा रही है, ये बॉल ऐसे जा रही है और उधर से कोई दूसरा बॉल अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इन दोनों का मोमेंटम का डिफरेंस लिया जाएगा। अदरवाइज यू नीड टू ऐड द मोमेंटम। तो दिस इज m1u1। तो दूसरा मोमेंटम बेटा जी, दो बॉडीज़ हैं, m2u2 इज इक्वल टू कोलैस है, कंबाइंड हैमर हेड लिखा हुआ है। तो यू कैन से कि सर m1 प्लस m2, दोनों के मैसेज को आप जो है ना बेटा जी ऐड करोगे और टकराने के बाद ये 40 की स्पीड के साथ चला गया है। तो इधर बेशक 40 लिख दो, स्पीड लिखनी है आपने, अभी 40 ना लिखो, अभी फार्मूला समझा रहा हूँ। तो यू कैन राइट सिंपल वेलोसिटी। तो m1 मैस कितना है हैमर हेड का, 1.2 इंटू स्पीड कोई पता नहीं, तो वेलोसिटी v है, प्लस m2 जो आपके पास है वो उसका मैस है 0.004, लेकिन वो तो रेस्ट में पड़ा है, टकराने से पहले तो रेस्ट में है, तो वो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। अभी इसने हैमर हेड ने इस नेल को हिट नहीं किया, और जब उसने बेटा उसको हिट नहीं किया तो इट मीन, अगर उसने उसको हिट नहीं किया दैट मीन्स के उसकी वेलोसिटी 0 है। इफ़ वेलोसिटी इज 0 तो इस मोमेंटम विल बिकम 0। रिमेंबर दिस। अब दोनों के मैस को यहाँ पे ऐड कर दो। दिस इज़ 1.2 और दूसरे जो नेल है उसका मैस है 0.004 और इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज़ 40। दिस इज मेंशन्ड ओवर हेयर। हमने निकालनी है कैलकुलेट v, उस हैमर हेड की velocity, we are supposed to calculate the velocity of that। तो आपने बेटा जी यहाँ पे अब कैलकुलेटर यूज़ करना है। कैलकुलेटर यूज़ करने के बाद आप बता सकते हो, ये वाली साइड आप कैलकुलेटर यूज़ करो। अलीना बेटा बताओ 1.2 प्लस 0.04 इंटू 40, तो राइट साइड पे क्या आ रहा है? जिसके पास कैलकुलेटर है जल्दी जल्दी बेटा ये कैलकुलेशन करके बता दो कि राइट साइड पे क्या आता है। राइट साइड पे आपने मोमेंटम की वैल्यू बतानी है। दिस इज़ योर 40। तो m1 प्लस m2, 1.2 प्लस 0.004 इंटू 40 क्या आता है राइट साइड पे? 48.16। शाबाश। तो 48.16 ये चीज़ बेटा क्या बन जाएगी? इधर से क्या मिलेगा हमें? 0, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई विथ 0 गेट्स 0। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 12 को जाके बेटा इधर डिवाइड कर दो। तो अगर आप 12 को डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 1.2 है, सॉरी इट्स नॉट 12, इट्स 1.2। तो 1.2 से डिवाइड करना है। 40.133।
40.16 डिवाइडेड बाई 1.2, हाँ तो 40.133। 40.133 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द वेलोसिटी। ये जिसको बेटा मोमेंटम का चैप्टर नहीं लिखो आता, इफ योर आंसर एज एन एग्जैक्ट फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन बताओ इसकी फिर। ओ सॉरी, फ्रैक्शन में बताना है। तो इसकी फ्रैक्शन बताओ। कैलकुलेटर आपके पास है, एक मिनट मुझे भी कैलकुलेटर लेने दो। आप अगर 48.16 डिवाइडेड बाई 1.6 करो तो ये आपके पास बेटा जी आना चाहिए। कैलकुलेटर पे फ्रैक्शन बताओ। मेरे जिसके पे नहीं आ रहा, मेरे पे डेसिमल नहीं आ रहा। किसी के पास और है कैलकुलेटर? मैं भी एक मिनट ट्राई कर रहा हूँ। डिवाइडेड बाई 1.2, इसकी फ्रैक्शन एस डी 602/15। दिस इज 602/15। ये आपके पास फ्रैक्शन बेटा जी आ चुकी है। द नेल इज ड्रिवन। अब पार्ट 1 हमारा बेटा कंप्लीट हो गया। द नेल इज ड्रिवन 4 सेंटीमीटर इनटू द वुड। अब उसके ऊपर कुलियन हो चुका है। अब वो उसके अंदर जो है ना 4 सेंटीमीटर तक वो अंदर घुस जाता है। तो सबसे पहले जो है ना आप उस डिस्टेंस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। नेल जब 4 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस कवर कर लेगा, लेट्स सी ये डिस्टेंस है, और 4 सेंटीमीटर के मीटर बना दो तो दिस वुड बी 0.04 मीटर। अब वो नेल उस वुड के अंदर तक चला गया है। तो और जब अंदर चला जाएगा तो जहरी बात है रुक जाएगा, और जब रुक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। यू किस वेलोसिटी से वो अंदर जा रहा था जी? उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड थी। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू इज़ 40 मीटर पर सेकेंड। उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, क्योंकि 4 सेंटीमीटर तक वो अंदर जाकर रुक जाएगा। तो बेटा जी पहले आप इसमें अपनी थर्ड इक्वेशन लगा के एक्सेलरेशन, हमने कांस्टेंट फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस बतानी है। तो 2as इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस जो है ना यू स्क्वायर। तो दिस इज़ 2a हमने निकालना है। डिस्टेंस बेटा 0.04 है। 0.04 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी इज ज़ीरो, माइनस यू तो बेटा जी 40 का स्क्वायर था। अब आपके पास जो है ना ये वाली ये बताया इधर से, ये आ जाएगा आपके पास 0.08। 0.08 एक्सेलरेशन, 40 का स्क्वायर बेटा जी आपके पास ये 0.00, ये 40 है। तो बताओ इसका स्क्वायर कितना होगा? 1600। यस, इसका स्क्वायर तो 1600 आ जाएगा, लेकिन माइनस में। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव 1600 डिवाइडेड बाई 0.08। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास बेटा जी कितनी आ जाएगी? 1600 डिवाइडेड बाई 0.08। तो ये आ जाएगी -20,000। -20,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नेगेटिव आ चुका है। तो इसका ग्राफ क्या होगा? कल ग्राफ भी सिखाए थे। ऐसे डाउनवर्ड जो लाइन होती है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने एक्सेलरेशन तो बेटा निकाल लिया। अब जब आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया तो देखें ये हमारे पास जो वो पार्टिकल था जो अंदर गया, अब उसके ऊपर जो है ना ये वाली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, और वेट जो है ना इसका mg वो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता होता है। तो अब आपने बताना है कि भाई देखो, रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ होती है। रिजल्टेंट फोर्स इज मैस टाइम एक्सेलरेशन। रिजल्टेंट फोर्स होती है। अब आपके पास ये नीचे की तरफ वो नेल चला गया है, आपका वेट ज़्यादा है mg। अब यहाँ पर आप लिखोगे कि mg में से हमने r को माइनस कर देना है, क्योंकि अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेस ही हैं। मैस आपके पास बेटा जी कितना है? 1.204 इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू तो हमने बेटा जी निकाल ली है। एक्सेलरेशन तो ये है -20,000। तो यहाँ पर -20,000 आप लिख दो। हमने आर निकालना है। मैस बेटा जी 1.20, जी की वैल्यू 10 माइनस आर इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे ये वाला -20,000 इंटू 1.024 अगर आप ये करते हैं तो बेटा जी कैलकुलेटर से ये आपके पास आ जाना चाहिए। कितने वाले ये आपके पास बन जाएगा? ये वाली कैलकुलेशन करें आप। दिस होल थिंग
यहाँ से आर आपने सब्जेक्ट बना, अगर डायरेक्ट आप आर को सब्जेक्ट बना लो तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि 1.204 मल्टीप्लाइड बाई 10 जी की वैल्यू, और माइनस जो है ना आपने बेटा जी मास टाइम एक्सेलरेशन, माइनस आपके पास 1.204 इंटू माइनस 20,000। तो ये वाली बेटा जी कैलकुलेशन आप करें तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर से। अगर आप ये वाली कैलकुलेशन और माइनस ये वाली कैलकुलेशन अगर आप कर दो तो आपके पास आर की वैल्यू बेटा जी आ जाएगी, और आर की वैल्यू आपने कैलकुलेटर से निकालनी है और यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है, और आर आपका न्यूटन में मैयर होगा। तो दिस इज़, यहाँ पर देखें बेटा सुवेट इक्वेशन यूज़ हुई, और उसके पास हमने रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है और मोमेंटम का क्वेश्चन साथ था। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन दैट इज़ इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, फार्मूला वही, और सुवेट इक्वेशंस और रिजल्टेंट फोर्स है, कोई नई चीज़ नहीं है। आपने सिर्फ मुझे रोकना है कि जब आपको लगे कि सर आपने कोई नई चीज़ बता दी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा, अ ब्लॉक ऑफ मैस 8 kg स्लाइड्स डाउन अ रफ प्लेन इनक्लाइंड। अब ये इनक्लाइंड प्लेन आ गई है, ड्रा अ डायग्राम शोइंग द फोर्सेस। अब बस सिर्फ डायग्राम बनाने को बोला एग्जामिनर ने। इनक्लाइंड प्लेन में मैंने कल आपको सारी डायग्राम्स बेटा बना कर दी हैं। इधर 30 डिग्री दिखाओ, यहाँ पर जो है ना बेटा जी वो ब्लॉक दिखाओ मैस जिसका मैस 8 kg है, और उसका वेट जो है ना बेटा जी वो ऐसे डाउनवर्ड दिखाओ, और उसके ऊपर लिख दिया करो दिस इज़ एम जी, और उसके वर्टिकल कंपोनेंट जो इधर लगेगा वो हम एम जी साइन थीटा होगा बेटा। यहाँ पर इन चीज़ों को तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस में ले आओ ना। और यहाँ पर जो है ना बेटा जी आर वाली मूव ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होएगी, इसके बिल्कुल अपोजिट जो है ना एम जी कॉस थीटा होगा, दिस इज़ एम जी कॉस थीटा। और अगर ये सरफेस रफ है तो इस साइड के ऊपर जो है ना म्यू आर, इधर म्यू आर भी लग रही होगी, आपको 1 मार्क दे देगा कि आपने, और ये वाला थीटा और ये वाला 30 डिग्री सेम होते हैं। बस ये उन डायग्राम्स में से एक डायग्राम है जो कल मैंने आपको बना कर दी थी। और देखें एग्जामिनर ने सिर्फ ये बोला कि ड्रा अ डायग्राम शोइंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, आपने बस डायग्राम बना के उसको रिजॉल्व करके दिखा दिया। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने आगे, उसने कहा कि 4 मार्क का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। आपने जो है ना म्यू की वैल्यू निकालनी है, और म्यू के लिए आपको हेल्प करेगी रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है। तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। रिजल्टेंट फोर्स में हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स, देखो एक चीज़ याद रखें, ये बॉल सिर्फ 2 जगहों पे मूवमेंट नहीं कर सकता, नेवर एवर दिस ब्लॉक कैन नॉट फ्लाई टू द डायरेक्शन इन द आर, नॉट सिंक टू द ग्राउंड। तो आर हमेशा इसीलिए एम जी कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है कि ये बॉक्स ना तो ऊपर जा सकता है ना नीचे ग्राउंड में जा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, स्लाइड्स डाउन। जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो एम जी साइन थीटा फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स म्यू आर है। तो रिजल्टेंट फोर्स आपकी बेटा क्या होगी जी, वही होगी रिजल्टेंट फोर्स, फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स। मैंने आपको लिख कर दिया था कि आर एफ जो होगा वो हमेशा ड्राइविंग फोर्स में से एफ आर फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस किया जाएगा। मैस इसका 8 kg है, एक्सेलरेशन इसका गिवन है कि नहीं गिवन, एक्सेलरेशन गिवन है 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो देखें जिस बच्चे को बेटा जी ये डायग्राम बनाना आ जाए तो उसे क्या मुश्किल है, वो क्यों परेशान होगा, दैट इज़ 2.4। अब ड्राइविंग फोर्स हमें पता है वो तो एम जी साइन थीटा है, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो दिस इज़ योर एम जी साइन 30 डिग्री माइनस एफ आर तो बेटा म्यू आर होता है, एफ आर तो आपका हमेशा म्यू आर है। तो 8 टाइम्स 2 आपके पास आगे हमने यहाँ पर देखना है कि भाई ये कितना आएगा। अगर कैलकुलेटर से इसको यूज़ करो 2.4 इंटू 8, अलीना बेटा 8.4 नो सॉरी 8 मल्टीप्लाइड बाई 2.4, ये 19.2 आ गया बेटा यहाँ पे 19.2। अब एम जी मैस कितना है जी, हमारे पास मैस है जी 8, जी की वैल्यू बेटा कितनी है 10, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस म्यू,
और आर तो एम जी कॉस थीटा होता है, आर की जगह पे आपने एम जी कॉस 30 डिग्री लगा देना है, इज़ इक्वल टू 19.2। अब देखें 4 मार्क्स तो आपके बेटा सिक्योर हो गए। क्या करना, कुछ भी नहीं करना आपने। अब यहाँ पे देखें 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 8, 5 ज़ार 40 माइनस म्यू इंटू मैस 8 है, 8 इंटू 10 80, 80 इंटू कॉस 30। यहाँ पे आप कर दो 80 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30, दैट इज़ 69। तो यहाँ पर बेटा जी आपके पास आ गया 69.3 इज़ इक्वल टू 19.2। म्यू वाली टर्म को राइट पे ले जाओ, 19 को बेटा लेफ्ट पे लेकर आ जाओ। 40 माइनस 19.2 इज़ इक्वल टू 69.3 म्यू। आई वॉन्ट टू गेट द वैल्यू फॉर द म्यू, तो आप बेटा लिखो 40 माइनस 19.2 डिवाइडेड बाई 69.3। यूज़ योर कैलकुलेटर। आपके पास ये 40 माइनस जो है ना 19.2, अलीना बेटा क्या आंसर आ रहा है? मेरे पास तो आ रहा है 0.3। आप अपने कैलकुलेटर पे बेटा जी यही है। हाँ 0.3। तो देखें बेटा, आप मुझे बताएं इसमें क्या मुश्किल था। सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स हमारी जो है ना माँ है, रिजल्टेंट फोर्स ने हमें हेल्प आउट कर दिया। मैंने वही फार्मूला लगा दिया, रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है। और जो बच्चा डायग्राम को बना सकता है, डायग्राम में देखो कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी। एम जी साइन थीटा आपने अलोंग द सरफेस बनाना है, एम जी कॉस थीटा बिल्कुल आर के अपोजिट बनाना है। और आर हमेशा, ये मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, आर इज़ ऑलवेज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। और बॉक्स नीचे आ रहा है तो एम जी साइन थीटा बिकम्स द ड्राइविंग फोर्स बिकॉज द ब्लॉक इज कमिंग डाउन द स्लोप। और फ्रिक्शन है तो अपोजिट एक्ट करेगी। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, मीन्स रिजल्टेंट फोर्स इज द डिफरेंस ऑफ द ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब यहाँ पर आप ड्राइविंग फोर्स क्या है सर, एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर, राइट साइड पे मैस 8, एक्सेलरेशन गिवन। बाकी तो बेटा कैलकुलेशन थी, तो यहाँ से 5 मार्क्स आपको मिल गए। अब वो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर इट हैज़ मूव्ड 3 मीटर, डिस्टेंस दे दिया तो स्वेट इक्वेशंस लगा दी। तो स्वेट इक्वेशन की थर्ड इक्वेशन होती है v इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारे पास u तो ज़ीरो है, ज़ीरो का स्क्वायर इंटू 2 एक्सेलरेशन है 2.4 और s उसने बता दिया हमारे पास 3 मीटर है, तो दिस इज़ v स्क्वायर। तो v इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 multiplied by 2.4 multiplied by 3. So that is giving you the answer for the value of the velocity is 3.79 मीटर पर सेकेंड। तो ये 6 मार्क्स हमारे पास आ गए। बार बार आपको कह रहा हूँ बेटा कैनीमैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनीमैटिक्स जो है ना हर जगह पे यूज़ हो रही है। कैनीमैटिक्स रिजल्टेंट फोर्स वाले फार्मूले के साथ एंड पे 1 मार्क का उसने क्वेश्चन दे दिया। जैसे ही डिस्टेंस देखो, वो आपसे स्पीड पूछे, तो अगर डिस्टेंस है तो थर्ड इक्वेशन बेटा आप अप्लाई कर दो, तो थर्ड इक्वेशन के बाद आप लगा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें बेटा, किलोवाट पावर आ गई है। अब पावर जब आ जाएगी तो मुझे उसने कहा कि फाइंड इन किलोवाट द रेट एट विच द इंजन ऑफ द कार इज़ वर्किंग। कंफ्यूज करना चाह रहा है, आप यूनिट से ही समझ जाओ कि वो पावर पूछ रहा है। और पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर का फार्मूला होता है ड्राइविंग फोर्स। आपको पता है पावर का फार्मूला होता है ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अब देखो रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल मैस टाइम एक्सेलरेशन। अब चेक करो कहीं माँ ज़ीरो तो नहीं हो रही, कांस्टेंट स्पीड मेंशन है तो माँ तो गई, माँ ज़ीरो हो गई, तो इनटू एक्सेलरेशन तो राइट साइड ज़ीरो। अब रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो चुकी है। सबसे पहले ये फार्मूला जब भी अप्लाई करोगे, आपने ये चेक करना है कि इफ़ रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स मैस टाइम एक्सेलरेशन, तो कहीं एक्सेलरेशन ज़ीरो तो नहीं है। तो यू नीड टू चेक द स्पीड।
if your speed is constant, then acceleration is 0, and if acceleration is 0, then mass times 0 is 0. तो अब RF, now think, what is your RF? Sir, RF is the difference of the driving force minus frictional force. तो FR is the difference. So now what is given? Resistive force is given, FR is given. तो ड्राइविंग फोर्स हमारे पास नहीं थी, ड्राइविंग फोर्स माइनस 480 इज इक्वल टू 0. तो ड्राइविंग फोर्स इज नाउ 480 बिकॉज ड्राइविंग फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स बिकम 0 व्हेन मा इज 0. जब मास टाइम एक्सेलरेशन का रिजल्ट 0 आएगा तो रिमेंबर दिस, ये ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स, आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स. ये देखें बच्चा परेशान हो जाता है कि सर आपने तो बोला था कि पावर जो है ना ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी से आती है. हमारे क्वेश्चन में तो रेजिस्टिव फोर्स थी, ड्राइविंग फोर्स थी ही नहीं. तो आपने सबसे पहले एग्जामिनर को दिखाना है आर एफ इक्वल्स mass time acceleration, and acceleration is now 0 because speed is constant. When speed is constant, acceleration is 0. When acceleration is 0, mass time acceleration 0. So RF becomes 0. When RF becomes 0, now think, what is RF? RF is the difference of the driving force minus frictional force. तो driving force friction की value उसने दी, तो now you can use the FR as driving force because माँ 0 हो चुकी है. तो पावर निकालनी है बेटा, ड्राइविंग फोर्स की जगह पे अब मैं 480 लिख सकता हूं. अगर आप एग्जामिनर को ये रीजन नहीं बताओगे, यू आर नॉट अलाउड टू राइट द ड्राइविंग फोर्स व्हेन रेजिस्टिव फोर्स इज गिवन. ये तो एफ आर है, आप एफ आर को बेटा जी डी एफ कैसे लिख सकते हो? यू कैन नॉट राइट frictional force as the driving force. So this is your driving force, that is 480 into velocity, and your V is 24 meter per second, that is given. तो यूज़ योर कैलकुलेटर, और यहाँ पे बेटा जी आपके पास कैलकुलेटर से आ जाएगा 11,520 वाट. इसको आपने किलो में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड कर दो बेटा. तो 1000 से डिवाइड करो एंड यू आर गेटिंग योर आंसर लाइक 11.52 किलो वाट. तो दिस पावर इज इन किलो वाट. तो दिस इज द पावर जो कि आपने मेजर कर ली इन किलो वाट. पार्ट 2 में आ जाओ. नाउ द कार मूव्स डाउन, नीचे आ रही है. तो नीचे आ रही है, एंगल बताया जा रहा है. तो आंखें बंद करके एनर्जी मेथड, मैजिकल इक्वेशन. तो सबसे पहले अपनी इंक्लाइंड प्लेन बना लो. 5 नंबर का क्वेश्चन है, इंक्लाइंड प्लेन वाला क्वेश्चन आपका फेवरेट होना चाहिए. ये बनाओ. आप पहले इंफॉर्मेशन दिखा दो एग्जामिनर को कि थीटा, यहाँ पे थीटा डिग्री हो गया. अब जब आपके पास थीटा डिग्री यहाँ पर मौजूद है, तो आपने सबसे पहले कितनी स्पीड से नीचे आ रहा है. यहाँ पर आपके पास कार है, यहाँ पर जो है ना आपके पास जो है ना ये कोई भी बॉडी है. तो दिस इज़ कार है. so ये कार मूव्स नाउ. तो कार बेटा जी आपके पास जो है ना ये मूव कर रही है. तो लेट्स सी ये यहाँ पर ये लेट्स सी कोई कार है, ये नीचे की तरफ मूव कर रही है. तो इधर इसकी स्पीड गिवन है 24. तो यहाँ पर लिख दो u इज़ इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड. सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखते जाओ, आगे सारी कहानी समझ आ जाएगी. तो ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, ये वाला डिस्टेंस जो है ना 280 मीटर लिखा है, ये गिवन है बेटा, ये डिस्टेंस भी गिवन है. तो यहाँ पर आप लिख दो दिस इज़ योर 280 मीटर. आप दूसरी साइड पे अप्रोच कर रहे हो. क्या स्पीड? सर यस, उधर 32 स्पीड लिखी गई है. तो यहाँ पर स्पीड 32. तो एक बात तो क्लियर कर लो, अब जहाँ से ये बॉडी स्टार्ट हुआ है उधर मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर हाइट तो है, हाइट में तो कोई शक नहीं है. तो ये आपके पास थीटा है. तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट कैसे निकलती है? साइन थीटा से. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपो. हाइट इज h और हाइपो इज 280. तो मेरी जो हाइट होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने में यूज़ होएगी, तो आई कैन राइट दिस इज़ 280 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा. तो हाइट आपके पास जो है ना बेटा जी, अब साइन थीटा की वैल्यू 0.09 है. तो 280 साइन थीटा लगा के मैजिकल इक्वेशन बताओ. अब विच इज़ योर मैजिकल इक्वेशन? तो मैं तो उसको यहाँ पर लिखूँगा ही
कि आपकी मैजिकल इक्वेशन क्या है, व्हाट इज़ योर मैजिकल इक्वेशन वर्क डन के कॉन्सेप्ट में। कौन बताएगा वो कौन सी इक्वेशन है जब हम वर्क डन को डील करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के साथ। अलीना जल्दी जल्दी बताओ। हमारी इक्वेशन क्या है, भूल गई है ईमान, एनीवन? वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस, आगे क्या था, वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ये फार्मूलाज तो बेटा जी आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए ना। अब देखो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स कैसे निकालोगे। आपके पास पावर गिवन है ये 12 किलो, यहाँ से पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम होता है, तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स ओवर टाइम, तो यहाँ से वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स निकाल लो, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, पावर इज 12,000, टाइम कितना है हमारे पास, टाइम यहाँ पर गिवन है कितना 10 सेकेंड, ये वर्ड्स में लिख दिया उसने। तो पावर को आप बेटा जी वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स निकाल लिया आपने 120,000, 12 किलो वाट है, तो 120,000 या 12,000 सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स आपको मिल गया। अब यहाँ पर वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स के अंदर आपने बेटा वो वैल्यू लिख देनी है, वो आपके पास है 12,000, मतलब अब हो गया है ये 120,000 माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस हमने बेटा निकालना है। अब आपके पास फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पर आप लिख दो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस जो है ना बेटा जी यहाँ पर लिख दो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम, मैस है हमारे पास 1600 और फाइनल जगह पे वेलोसिटी है 32 इसका स्क्वायर। अब माइनस जो काइनेटिक एनर्जी इधर दो होंगी, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों है यहाँ पर, हाफ एम मैस आपका बेटा 1600 इंटू वेलोसिटी है 24 स्टार्ट में, प्लस एम जी एच, मैस है 1600 इंटू जी है 10 और हाइट है आपकी 280 इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा 0.09 है। तो यहाँ से बेटा जी राइट साइड की कैलकुलेशन करो कैलकुलेटर में, हाफ एम वी स्क्वायर ये आपको बेटा जी दे देगा 819,200, और ये कैलकुलेटर पे सारा काम करना है, 1/2 इंटू 16 इंटू 24 का स्क्वायर प्लस 1600 इंटू 10 इंटू 280 साइन, और साइन की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर 0.09 गिवन है। तो बेटा ये सारे का सारा आंसर आपका कैलकुलेटर दे देगा और वो आएगा 864,000। लेफ्ट साइड पे आपके पास है बेटा जी 120,000, 12 के साथ 4 ज़ीरोज़ हैं और माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो ये वाला आंसर आपने सीधा वर्क डन को बेटा जी सब्जेक्ट बनाओ, हमें वर्क डन ही चाहिए था, तो यहाँ पर आपके पास वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा। आपने क्या करना है, इसको राइट पे ले जाओ, 120,000 में से आपने ये वाला 819,200 माइनस करो और ये वाली वैल्यू इधर आकर प्लस कर दो 864,000। तो आपके पास जो फाइनल आंसर बेटा जी आना चाहिए वर्क डन का, वो आना चाहिए 164,800 जूल। ये वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, समझ आया। रानिया अहमद, जी सर।
समझ आ गया बेटा? मैंने कहा कोई प्रॉब्लम? देखें वही इक्वेशन मैंने बेटा लगाई, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स। मैंने आपको जो इक्वेशंस बेटा जो फार्मूलाज लगा कर दिए हैं उससे मैं नहीं हटूंगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि बेटा जी इसको क्रैक कर दो, ये हो चुका है क्रैक 90%। सिर्फ वही फार्मूला इम्प्लीमेंट करना सीख लो। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी जब ये कार ज़मीन पे आएगी, हाइट नहीं होगी, उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, माइनस इनिशियल। इनिशियल के ऊपर देखो बेटा, उसमें स्पीड उसने बताई हुई थी 20 और हाइट भी है। तो जब स्पीड हो तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल भी होगी। तो यहाँ पर बेटा दोनों को मैंने एक सॉल्व किया और वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस उसको कैलकुलेट करके दे दिया। तो ये आपके पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 तक बेटा जी हम पहुँच गए। कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पर, आपने वही चीज़ है बेटा जी, आपने इसको सॉल्व की है। और हमने यहाँ पर वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट करना था, और ये वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस हमारे पास कैलकुलेट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इसका बी पार्ट। और ये क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ बेटा जी। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, ये अब कैसे सॉल्व करो? ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, और इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन मैंने आपको कहा है कि बेटा आपने एक्स एक्सिस बनाना है। जब आप अपना एक्स एक्सिस बनाना सीख जाओगे तो फिर जो है ना आपके लिए जो है ना ये आसान हो जाएगा। अब लेट्स सी, यहीं पर देखो, ये तो सिंपल है। राइट पे पी न्यूटन लग रही है, लेफ्ट पे यहाँ पे आप देखो ये थीटा है, और थीटा के साथ बेटा जी ये स्ट्रिंग है, तो ये टेंशन है। तो यहाँ पर आप टेंशन का कंपोनेंट बनाओगे थीटा के साथ टी कॉज थीटा। इसके अपोजिट बेटा जी आप बना दोगे टी साइन थीटा। दिस इज़ डन। नीचे 80 न्यूटन। अब आपका जो है ना स्केल क्या बनाना है? अब यहाँ पर देखो, मैं एक छोटा सा आपको बना के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने हमेशा ये बना देना है, राइट की फोर्सेस, लेफ़्ट की फोर्सेस, अपवर्ड फोर्सेस, डाउनवर्ड फोर्सेस। अब राइट की फोर्स हमारे पास बेटा जी क्या है? राइट की फोर्स तो हमारे पास पी न्यूटन है, और ये गिवन है P32 है। अच्छा, बड़ा कंफ्यूज कर रहा था, इधर उसने 32 लिखा हुआ भी है, तो ये 32 है। लेफ़्ट साइड पे टी साइन थीटा इसके सामने आ जाएगा, तो इधर आप बेटा लिख दो टी साइन थीटा। ऊपर जो है ना बेटा जी इस दफ़ा आपका टी कॉस थीटा ऊपर चला गया है। तो ये रट्टा नहीं लगाना कि वर्टिकल हमेशा साइन होता है, एंगल के हिसाब से डिसाइड होता है। ये एंगल के साथ वाला कंपोनेंट था बेटा जी, देखें कॉस बन गया, और उससे देखोगे तो ये 90 डिग्री पे जो है ना ये वाला साइन बन गया, और नीचे जो है ना बेटा जी 80 न्यूटन का वेट लगा दो। अब बस ये वाले 4 मार्क्स हों 6 मार्क्स हों, आपने लिखना है लेफ़्ट इज़ इक्वल टू राइट। हॉरिजेंटल फोर्सेस लिखो, और हॉरिजेंटल फोर्सेस के ऊपर आप बेटा जी लिख दो कि लेफ़्ट साइड पे मेरे पास है जी टी साइन थीटा। टी साइन थीटा इज़ इक्वल टू 32 डिग्री। अब इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इक्वेशन 2 बेटा जी लिख दो वर्टिकल। वर्टिकल में बेटा क्या है? टी कॉस थीटा दैट इज़ इक्वल टू 80। अब मुझे बताओ अलीना, इन दोनों इक्वेशंस को मैं कैसे डिवाइड करूं कि tan थीटा बन जाए? ऊपर वाली को नीचे से। शाबाश। तो देखिए ऊपर वाली फोर्स जो है ना आपके पास टी साइन थीटा है, दैट इज़ इक्वल टू 32। इसको डिवाइड कर दो टी कॉस थीटा वाली इक्वेशन से, और इधर बेटा 80 बन जाएगा। टी से देखो टी कट गया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बिकम्स tan थीटा, और 32 को 80 से डिवाइड कर दो बेटा जी 0.4 आ जाएगा। तो थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा, एंड tan इनवर्स 0.4। अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करो तो हमारे पास थीटा की वैल्यू बेटा जी आ रही है 21 डिग्री, 21.80144। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपका जो थीटा है दैट इज़ 21.8 डिग्री। अब देखो मेरे पास जो है ना थीटा की वैल्यू आ चुकी है। उसने हमसे क्या पूछा था? दोनों चीज़ें पूछी थी।
फाइंड द वैल्यू ऑफ द थीटा एंड द टेंशन। तो टेंशन पहली इक्वेशन में यूज़ कर लो। अब देखो T इज इक्वल टू साइन थीटा 32 को जाके डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर लिख दो साइन थीटा तो है 21.8, तो अब यहाँ पर आप लिख दो साइन 21.8। तो कैलकुलेटर यूज़ करो, 32 डिवाइडेड बाई साइन 21.8, तो इट विल बी गिविंग यू, सॉरी हाँ ये साइन है तो 32 से आप बेटा करो डिवाइड। क्या आंसर आता है? 32 डिवाइडेड बाई साइन 21.8। अलीना करें ना बेटा डिवाइड, 32 डिवाइडेड बाई साइन 21.8, 86.2, 86.2। मेरा गलत बताता है। ये कैलकुलेटर बेटा साइड पे फेंक दो फिर। वो आगे है 86.2। तो ये देखें ना, गलत क्यों निकाल रहा था? वो मेरा रेडियन में था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बेटा देखें, अच्छा आप टेन थीटा वाली इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। टेन थीटा अगर 0.4 है तो टेंशन इधर से यूज़ कर सकते थे, लेकिन टेंशन नहीं थी हमारे पास, कट गई थी, तो आप उधर से ही यूज़ कर लो। साइन इनवर्स वाला ही ठीक है, टेन नहीं लगा सकते। तो बस हो गया बेटा क्वेश्चन। ये तो हलवा था क्वेश्चन। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कौन मार्क आएगा? कि इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन में आपने अपना एक्स एक्सिस बनाना है, राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। हमने थीटा भी निकाल लिया बेटा जी, और उसके साथ हमने वो भी निकाल ली। अब जी इट इज गिवन इंस्टेड दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 120। अब उसने टेंशन जो है ना इसके अंदर 120 बता दी। अब आपने क्या करना है, एंड द पार्टिकल अटैच्ड एट बी स्टिल हैज़ वेट 80 न्यूटन। अब वही एक्स एक्सिस बनाओ, 4 नंबर ये मुफ्त के बेटा जी। आप अगर तवज्जो से सुनो ना बेटा जी, ये आपको सुकून मिलेगा। M1 का नाम सुन के M1 का पेपर सर में दर्द नहीं डालता होता। ये एक कॉन्सेप्ट है, और जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो समझो उसका क्वेश्चन हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ P। अब P का हमें पता कोई नहीं है। अब फोर्स 120 हो गई है, तो पीछे इधर साइन था तो अब 120 साइन थीटा लगा दो। ऊपर कॉज था तो ऊपर 120 कॉज थीटा लगा दो। नीचे वही 80 है, उसने कहा नीचे वाला वेट वही है। अब फिर बताओ भाई अब क्या मसला है? वही लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, अप इज इक्वल टू डाउन। आपने बोलना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर हॉरिजेंटल एरो लगाओ। हॉरिजेंटल एरो लगाने के बाद P इज इक्वल टू 120 साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी 120 cos थीटा, यहाँ पर आप लिखो 120 cos थीटा अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड दैट इज 80। अब यहाँ से cos थीटा विल बी इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 120। 80 को 120 से डिवाइड करो तो बेटा जी ये आ जाएगा 2/3। मुझे तो थीटा चाहिए, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2/3। अब जी अलीना बताओ डिग्री में आपका कैलकुलेटर क्या बता रहा है? कॉज इनवर्स 2/3। मेरा कैलकुलेटर तो बता रहा है कि जी ये 48.189 डिग्री, या इसको शॉर्टकट में हम राउंड ऑफ कर दें तो 48.2 डिग्री। दिस इज माय थीटा। यही है। उसने थीटा पूछा हुआ था, और क्या पूछा था सर? उसने पी की वैल्यू पूछी, तो बस 120 के आगे साइन थीटा की जगह वैल्यू निकाल लो। ये लो, P इज इक्वल टू 120 इंटू साइन 48.2 डिग्री। आगे तो सारा काम कैलकुलेटर का है बेटा, इट्स टोटल कॉन्सेप्चुअल। तो P की वैल्यू 120 इंटू साइन 48.2 डिग्री इज गिविंग यू 89.4 न्यूटन। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आगे लिख लिया करो। तो देखें बेटा P भी हमने निकाल लिया, हमने यहाँ से 4 मार्क हमें ये मिल गए। ऊपर हमें 4 मार्क उसने पहले दिए, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, 4 + 4 8 मार्क्स। तो यहाँ पर आप अपना ग्रेड सिक्योर कर सकते हो। कुछ कंपोनेंट M1 लाइक S1 P1 बेटा जी ए लेवल मैथ्स में आपके स्पोर्टिव पेपर्स हैं, ये आप लोगों का स्कोर बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं।
और लेकिन जो है ना इस टीचर्स इनको इतना मुश्किल बना के पेश करते हैं कि बच्चों को ये भी सर दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन M1 नहीं है मुश्किल बेटा, ये आप यकीन कर लो। आप क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ बेटा। देखो फिर काइनेमेटिक्स आ गई आपके पास। इंस्टेंटेनियस रेस्ट है, जब भी इंस्टेंटेनियस रेस्ट होगा तो इक्वेशन देखो एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पर हमने जो है ना बेटा जी डी वी ए, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में जाना है तो डेरिवेटिव लो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाना है तो डेरिवेटिव लो, एक्सेलरेशन से वापस आना है तो इंटीग्रेशन करो, वेलोसिटी से इधर आना है तो इंटीग्रेशन करो। तो बेटा जी आपके पास वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन गिवन है, तो आपको जब वेलोसिटी चाहिए तो एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन बेटा हमें डी टी, तो जब एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन करनी है तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन है भाई, कौन सा मसला है। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन है बेटा जी 36 - 6t, और इसकी इंटीग्रेशन करनी है। सिर्फ ये चीज़ जैसे बनाया डी वी ए, तो यू कैन सिंपली से रट्टा मार लो डी वी ए। तो डी वी ए से जो है ना बेटा जी आपके पास आ गई यहाँ पे ये, इसकी मैं अब इंटीग्रेशन करूँगा। अब इंटीग्रेशन बेटा जी इसकी सिंपल है, 36 की इंटीग्रेशन 36t हो जाएगा, -6 की जो है ना ये 6t का स्क्वायर ओवर जो है ना बेटा जी 2 और प्लस c, लिमिट नहीं है तो c लगाना पड़ेगा। तो फाइनल योर आंसर इज वेलोसिटी इज इक्वल टू 36t -3t स्क्वायर एंड प्लस c। अब जब ये लगा लो तो आपको फौरी तौर पर c की वैल्यू चाहिए, ये उसने t2 पे बोला हुआ है। देखो जब उसने कहा कि एट t 10t इज इक्वल टू 2 तो वेलोसिटी इज 27, जब टाइम टू वेलोसिटी 27 तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं और उसके बाद यहाँ से हम c निकालेंगे। अब v की जगह पे बेटा जी आप लिख दो 27, जस्ट लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे आपके पास बेटा जी 36, टाइम की जगह पे लिखो 2 -3 और यहाँ पर लिखो 2 और इसका स्क्वायर। कैलकुलेटर से बेटा सारी वैल्यूज़ निकाल लो, तो c को सब्जेक्ट बनाओ तो आपका कैलकुलेटर जो है ना ये 72, 9 का स्क्वायर 36, 27 में डायरेक्ट उधर जाकर ऐड कर दो, 27 - 72 + 12 इज इक्वल टू -33। तो मैंने c की वैल्यू निकाल ली। अब दोबारा इक्वेशन लिखें बेटा, v इज इक्वल टू दिस इज 36t -3t स्क्वायर -33। अब जब रेस्ट है, एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट करता है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, तो वेलोसिटी रेस्ट पे ज़ीरो हो जाएगी। तो अब आपने बेटा जी v को ज़ीरो कर देना है, तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू 36t -3t स्क्वायर -33। तो इसको बेटा जी -3 इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास जो है ना जो इक्वेशन बन जाएगी वो बेटा जी आपके पास बन जाएगी टी स्क्वायर, मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन टी स्क्वायर -12t + 33 + 11, सॉरी जब 33 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इट वुड बी लाइक 11। तो इसकी कैलकुलेटर पे बेटा डालो तो डायरेक्ट आपके पास टी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। मिड टर्म ब्रेकिंग करो या वैल्यूज़ निकालो तो दो आंसर आपका कैलकुलेटर बता देगा। टी इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड and t is equal to 11 second। तो t is equal to 1 second, t is equal to 11 second। तो ये क्वेश्चन भी बेटा जी गया, डिफरेंस इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन था। सिर्फ ये याद रखना है अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन हो और वो वेलोसिटी पूछे तो एक्सेलरेशन, अब उसने एक्सेलरेशन दिया हुआ था, मैंने उसको इंटीग्रेट कर दिया और उसने इंस्टेंटेनियस रेस्ट भी बोला हुआ था। इंटीग्रेशन करने के बाद मैंने c को फाइंड आउट कर लिया, c मिला तो इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनते ही मैंने कहा जब वो रेस्ट करेगा तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, वेलोसिटी की जगह पे मैंने ज़ीरो लिखा तो टाइम निकाल ली है। उसने हमसे टाइम ही तो पूछा हुआ था। तो अगर समझो तो ये एक सिंपल रास्ता था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ टी। टाइम के दो आंसर्स हैं, उनकी वैल्यूज निकालनी थी। व्हेन द पार्टिकल इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट तो इट मीन एक्सेलरेशन इज गिवन, आई एम सपोज टू टेक द इंटीग्रेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन, आई विल बी गेटिंग माई वेलोसिटी एक्सप्रेशन, बट देयर मस्ट बी अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यू आर सपोज टू गेट इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम t2 एंड वेलोसिटी 27। तो आपको c मिल जाएगा।
जब आपको सी मिल जाए तो इक्वेशन को दोबारा लिख लो, दोबारा लिखते ही यहाँ पर लिखो, बताओ एग्जामिनर को, एट रेस्ट v इज ज़ीरो, रेस्ट पे जब v ज़ीरो हुआ आई गॉट माई टी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और कैलकुलेटर से मैंने बेटा जी वैल्यूज़ निकाल ली अपनी। अब फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो जब भी आपके पास बेटा जी डिस्टेंस आ जाए तो इंटीग्रेशन आपको लगानी पड़ेगी। अब आपके पास जो है ना बेटा जी ग्राफ बनेगा, मैंने आपको कहा था डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिस्टेंस, इंटीग्रेशन विद लिमिट्स होता है। तो आपके पास हमारी जो वेलोसिटी आपके पास है, टाइम जब ज़ीरो है, जब टाइम ज़ीरो है तो वेलोसिटी हमारे पास उसमें, टाइम आपके पास ज़ीरो है, अगर आप उस इक्वेशन में ज़ीरो पुट करो तो -33 बेटा आंसर आएगा। और अगर टाइम की वैल्यू आप जो है ना उसमें 12 पुट कर दो तो वेलोसिटी उसके अंदर कैलकुलेटर पे वापस जाके पुट करना है आपने ये वाले काम। इस वेलोसिटी वाली इक्वेशन में देखो, टी की जगह मैं ज़ीरो पुट करूं तो 33 आएगा, 12 पुट करूं तो कैलकुलेटर यूज़ करो, तो कैलकुलेटर यूज़ करते ही आपके पास जब 12 आएगा तो वेलोसिटी आपके पास अगेन -33 ही आ जाएगी। तो ये कैलकुलेटर से आपने बेटा बना के यहाँ पर ग्राफ बनाना है, इधर -33 लिख दो। अब वेलोसिटी आपके पास जब टाइम आपके पास ये वाला आपने दिखाना है यहाँ से, और 11 सेकंड है हमारे पास, टाइम दो निकाले थे 1 और 11, तो यहाँ से आपने ग्राफ दिखाना है एग्जामिनर को और 11 से पास आउट कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास दो वेलोसिटीज़, अब ये वाला टाइम हमारे पास 12 है क्योंकि उसने 12 सेकेंड बोला है। तो जब 12 सेकेंड बोल दिया है तो अब आपने इसमें से बेटा जी यहाँ पे देखें, आपने इधर ये इंटीग्रेशन लगा देनी है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहाँ पर हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है और उसको कवर अप करना है। तो विद इंटीग्रेशन जो एक्स एक्सिस के नीचे होगा, याद रखें अगर मैं 0 से 1 तक इंटीग्रेशन लेता हूँ तो बाहर मुझे एरिया के लिए नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 36t लगा दूंगा, 36t माइनस जो है ना जी आपके पास आ जाएगा 3t² और माइनस जो है ना 33 dt आ जाएगा 1, और प्लस जो है ना दूसरा इंटरवल जिसकी लिमिट जो है ना 1 से लेकर बेटा जी 11 तक होगी, और हमारे पास इक्वेशन है 36 जो है ना t माइनस जो है ना आपके पास आ जाएगा बेटा जी ये 3t² माइनस जो है ना 33 dt, और लास्ट में हमारे पास 12 तक हमने जाना है, लेकिन वो फिर जो है ना एरिया फिर एक्स एक्सिस के नीचे चला गया है। तो आपने बेटा जी यहाँ से 11 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे माइनस लगा देना है, अंदर फिर वही इक्वेशन आपने लिखनी है, दैट इज़ यूर 36t माइनस जो है ना बेटा जी ये आपके पास आ गया 3t² माइनस जो है ना 33 दैट इज़ dt। तो यहाँ पर जो है ना आपके पास बेटा जी ये कैलकुलेटर आप यूज़ करो, कैलकुलेटर में यूज़ करते हुए अपनी इसकी इस एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन करें, इस एक्सप्रेशन की सेम इंटीग्रेशन आएगी, उसमें लिमिट्स आप पुट करते जाएं, लिमिट्स पुट करने के बाद ये वाली कैलकुलेशंस आपको कैलकुलेटर जो है ना देगा। अगर इसकी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी इंटीग्रेशन के लिए आपको यहाँ पर मॉडुलस लगाना पड़ेगा, ये आपके पास मॉडुलस है, और यहाँ पर आपका माइनस है तो यहाँ पर आप ज़ीरो लगाएं, ज़ीरो के बाद यहाँ पर आप 1 लगाएं, तो यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी 18t² माइनस जो है ना आपके पास आ जाएगा t³ एंड देन दिस इज़ 33 and it is t. So I am doing integration and then you can put values by yourself in the upper limit and the lower limit. So integration will be same. So this is your 18t² minus t³ and this is minus 33t and this is the limit from 1 till 11. So and then minus and then the modulus and the integration of the expression is the same, that is 18t² minus it is t³ and it is minus 33t, and now the limit is 11 till 12. If you place upper limit in this expression and then lower limit, so you will be getting your answer 16, and from the second expression when you put your upper limit and then subtract lower limit, your final answer would be like 500 and then the same answer will be like 16. So final answer would be 532 meter. This is the total distance traveled in this journey. The last question of this paper, that is question number 7.
Particle A having mass 2.4 with theta, the particle B that is 33.3 kg, one distance meter above the ground. So you need to show that mu is 1.01, correct to three significant figures. You are talking about body B, to write B over here, and then you can say okay, tension, it is an equilibrium position. This is an equilibrium position, so tension is equal to weight, and mass is 3.3 to 3.3 g, and g is 10. So your tension is 33 Newton. So this is 33 Newton, and if you are talking about the body A, and the body A is equal to, your tension is equal to mu r. There is friction, and that is equal to mu r plus mg sine theta, the component of the weight perpendicular. So this is mg sine theta. Mu, we are supposed to get our mu, and r is mg sine theta, mg cos theta, sorry, that is 2.4, g is 10, and cos 30, this is cos of 30 degree, plus mg sine theta, again the mass is 2.4 times 10 into sine of 30 degree. If these are the two equations, then you can make, and this is equal to tension, and tension is 33, simple. So you can make mu the subject. So 33 minus 24 1 by 2 divided by 24 into under root 3 over 2. Use your calculator and get the value for the mu, and mu is 1.01, and shown. We need to show the expression. So this is 1.01. Going to the part B of this question. This is of 8-mark question. This is very important. It is given instead that theta is 20 and mu is 1.1. Now make an inclined plane the same way like this. Inclined plane is very important to show the examiner. So this is your theta, 20 degree. Angle is given, and this angle is 20 degree. The ball A is here, its R, this is A, and its R normal reaction force is above, and it is equal to mg cos theta. This is mg cos theta, and mg sine theta will be acting in this direction. This is mg sine theta, and with string, this ball is attached with string, this and this is a pulley, and it is suspended like this. This is body B, and its tension is 33 Newton, and it is moving downward with acceleration a, and it is 1 meter above the ground. This is 1 meter above the ground. So resultant force हमारी माँ है RF for body B, right? For B resultant force equals mass time acceleration. So resultant force tension is 33 minus tension equals 3.3 A. This is equation number 1. I am going to add for body B. For body A, now this equation is for body B, ball B, particle B, and this is for A. So the resultant force हमारी माँ है, resultant force is the difference, तो tension minus mu r, so mu is 1.01 and r is mg cos theta. This is 24 cos 20 degree minus mg sin theta, 24 sin 20 degree is equal to 2.4a. I am adding these two equations. This tension cancels this tension. So I am getting on the left hand side, that is 33 minus 1.01 into 24 cos 20 degree minus 24 sin 20 degree
that is equal to 5.7 a, and our acceleration is 33 minus 1.01 into 24 cos 20 minus 24 sin 20 divided by 5.7. So acceleration is 0.35322 meter per second square. I got my acceleration, that is this thing. This is acceleration. I want to get the velocity, and I'm using the formula v square equals u square plus 2as. So my u is 0, so this is 2. Acceleration is 0.35322 into distance is 1, and whole under root is giving me the velocity, and velocity is 0.84050 meter per second, with which the ball hits the ground. Velocity with which B hits the ground. B hits the ground. So this is the velocity. Final momentum of A. Now the final momentum of the body, we are supposed to get the total distance. So final momentum, when it comes to unrest, this is 0, and then resultant force equals mass A. Final movement of the body, RF, again I'm writing RF equals 0, resultant force equals mass time acceleration. So 0 minus 1.01 into again 24 cos 20 degree minus 24 sine 20 degree equals 2.4 a, and the acceleration, now the acceleration is minus 1.01 into 24 cos 20 degree minus 24 sine 20 degree divided by 2.4. So here you are getting your acceleration negative 12.911 meter per second square. If I use the third equation of the motion, that is 2as equals v square. If I am using my, it is of 8-mark question, 2as equals v square minus u square. 2 square minus v square is 0, and u is 0.800, so 2as, if I have 2, and acceleration is minus 12.911 into distance, and v is 0 square minus u is 0.844 and its square. So I'm going to get my s, that will be equal to 0.0274. This is my distance, and final distance traveled, the total distance covered, the total distance is equal to 1 plus 0.0274, which is equal to 1.033 significant figures, and this is our total distance covered. So we are done with this paper.